मॉर्निंग स्टूडेंट, भगवती शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम इसी प्रकार से कल हमने किस चीज़ का अध्ययन किया था हम सब ने, तो हमने कल ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का अध्ययन किया था। उसके अपन ने प्रकार जान लिए थे कि उनने कौन कौन से भागों में बांटा था, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो इसमें अपन ने देखा था कि पहला जो ज्ञानात्मक पक्ष था वो ब्लूम ने दिया था 1956 में। इसी प्रकार से अगला अपन ने देखा था वो क्लॉथवोल का था भावात्मक। तीसरा जो अपन ने देखा था क्रियात्मक वो सिम्पसन का था। तो इसी प्रकार से हमने तीनों चीज़ों का अध्ययन किया था और उसी में कल मैंने आपसे ये कहा था कि अपन ब्लूम के जो ज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 प्रकार हैं उनका अपन पूर्ण रूप से उनका अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार से अपन का अगला पक्ष है जो था ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण का, वो था ज्ञानात्मक। तो आज हम ज्ञानात्मक का अध्ययन करेंगे। तो ज्ञानात्मक क्या है, तो हम देखते हैं आज अपना क्या है, क्वानिटेटिव डोमेन, तो मतलब ज्ञानात्मक पक्ष। तो अपन इसका अध्ययन करेंगे आज। तो ज्ञानात्मक पक्ष इसमें लिख लेते हैं अपन। तो अपन ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, आगे कंपटीशन में भी काम आता है और हमारे क्लास में भी है और आपके एग्जाम में भी काम आएगा। इसी प्रकार से ज्ञानात्मक जो पक्ष है इसको मैंने डिटेल से इसलिए लिखा है कि जिससे आप नोट कर सको, आगे के लिए आपके काम में आ सके और आप इसको रख सको इस वजह से। तो ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, अपन ने कल इसमें इतना वो कर ही लिया था कि ज्ञानात्मक क्या है क्या नहीं है। तो ये क्या था, ज्ञानात्मक मस्तिष्क संबंधी क्रियाएं हैं, अपन ने समझी थी कि मस्तिष्क से होती है, जो भी ज्ञान का वो है तो मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। तो इसमें लिखा है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं को समावेशित किया गया है। मतलब मस्तिष्क से संबंधित क्रियाएं कौन सी होती है, अपने दिमाग में क्या क्या चीज होती है। तो अपन जो भी चीज देखते हैं सुनते हैं वो अपने कहाँ कॉपी हो जाती है, माइंड में। जैसे कंप्यूटर में जैसे हार्ड डिस्क में सारी चीज चली जाती है, इसी प्रकार से अपन के माइंड में ये सारी चीजें चली जाती हैं। तो ज्ञान का पक्ष जो होता है वो व्यक्ति का बहुत वैसा पक्ष होता है कि जिसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है, बिना मस्तिष्क के वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ज्ञानात्मक जो पक्ष है, ये जो क्रियाएं होती है वो सारी मस्तिष्क में होती है। इसी प्रकार से इसमें कल मैंने आपको ये बताया था, इसका विकास 1956 में ब्लूम ने किया था। किसने किया था, ब्लूम ने। ये ब्लूम ने किया था, इसको हमेशा याद रखना कि ज्ञानात्मक पक्ष किसने दिया था, ब्लूम ने। किसमें, शैक्षिक उद्देश्यों में। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य पक्ष में, ये इसका मतलब आप इसमें एक और चीज नोट कर लो ना, अगर आप भूल जाओ तो अपन निकलते हैं शैक्षिक उद्देश्य। तो उद्देश्यों का ही वर्गीकरण है जिसमें ये ब्लूम ने किया था वर्गीकरण। तो इसका पहला पक्ष जो था वो था ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक के बेहतरीन टाइप मैंने कल डायग्राम के माध्यम से तुम्हें पूरे चीज बता दी थी, तीनों पक्ष के बताए थे। अब इसका अपन पूरा इसको विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो किसने क्या, इसका ब्लूम ने। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी तथा विषय वस्तु के मूल्यांकन से होता है। मतलब जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसके अंदर कौन कौन सी होती है, सूचनाएं। सूचनाएं कैसी, किसी ने अपन को कुछ बताया, कोई घटना बताई, किसी के बारे में बताया, तो वो सारी चीज कहाँ आएगी, अपने मस्तिष्क में आएगी। तो वो क्या है, सूचनाओं और जो तथ्य होंगे उसके वो सारी चीज अपने कहाँ जाती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में जाती है तो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसके अनुसार वो व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध सूचनाएं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी तथा विषय वस्तु के मूल्यांकन से होता है। मतलब ये सारी चीज को जब बच्चा जो सारी चीज उसने सूचनाएं, तथ्य, जो भी चीज है, विषय वस्तु उसके दिमाग में है, उसने उसका प्रकटीकरण कैसे किया, अपने व्यवहार में कैसे लाया, तो उस चीज सबका मूल्यांकन कब होता है, जब उसको व्यवहार में वो प्रदर्शित करता है या किसी के सामने रखने की वो अपनी क्षमता रखता है, तो जब जाके उसका ज्ञान के स्तर का पता लगता है। इसी प्रकार से अधिकांश शैक्षिक क्रियाओं द्वारा इसी उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। मतलब जो शैक्षिक क्रियाएं होती हैं तो उसमें ज्ञानात्मक पक्ष में जो अपन को मालूम है कि अपनी मेमोरी में है तो अपना सब कुछ है, अगर नहीं है तो अपन को कुछ भी याद नहीं है। पर कई बार होता है ना, एग्जाम में बैठते हैं अपन भूल जाते हैं, तो पढ़ा तो है लेकिन भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं, क्योंकि अपन उनका रिवीजन नहीं करते, कभी लिख के नहीं देखते, कुछ नहीं करते, इसकी वजह से भूल जाते हैं। तो इसलिए जो पक्ष है, तो अधिकांश की शैक्षिक जो क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं इंसान करता है वो जरूर याद रहती है और वो अपने मस्तिष्क में जरूर रहती है। अगर इंसान भूलता भी है थोड़ा बहुत भूलता है, लेकिन उसको क्लियरली वो चीज याद रहती है। तो इसी का उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। ब्लूम ने इस पक्ष के उद्देश्य को 6 उपभागों में विभक्त किया। तो अपन इसे 6 उपभाग देखे थे, कौन कौन से थे, ज्ञान था, बोध था, प्रयोग था, संश्लेषण विश्लेषण था, मूल्यांकन था। तो ये सारी चीज अपन ने कल 6 का अध्ययन किया था। तो इसी प्रकार से अब अपन इसके 6 उपभाग हैं पर इनको पूरा विस्तार से अध्ययन करते हैं कि एक कौन से विभाग में कौन सा आता है। इस प्रकार से ज्ञान का पक्ष हो गया कि ये क्या है, एक मस्तिष्क से संबंधित क्रिया है। तो ये मस्तिष्क पे याद रखना है कि ज्ञान का स्तर है वो मस्तिष्क से संबंधित है। तो और मस्तिष्क से क्रिया है, मतलब जो क्रिया करेंगे वो मस्तिष्क में होती है अपने, इस वजह से। अब इसका पहला पॉइंट है अपना ज्ञान।
ज्ञान क्या है? वैसे आप जनरल वे में सब जानते हो कि ज्ञान क्या है, सभी को मालूम है कि अब अपन पूछेंगे किसी से ज्ञान क्या है तो कहेंगे कि अपन ने भारी वातावरण से जो सीखा है, अपन को जो याद रहता है वो सब ज्ञान है ना, यही कहते हैं ना अपने मस्तिष्क में। तो ज्ञान क्या है? ये छात्रों के प्रत्यास्मरण तथा अभिज्ञान की क्रियाओं को तथ्यों, शब्दों, नियमों तथा सिद्धांतों की सहायता से विकसित किया जाता है। मतलब जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको याद करने के लिए जो उनका ज्ञान का स्तर होता है उसके लिए क्या किया जाता है? ये सारी चीज जो क्रियाएं हैं, यानी तथ्य कहाँ से आए, शब्द कहाँ से आए, नियम कहाँ से, सिद्धांत कहाँ से, तो इनकी सहायता से विकसित किया जाता है। मतलब जो ज्ञान विकसित किया जाएगा बच्चों में वो तथ्यों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, नियमों के तथा सिद्धांतों के माध्यम से विकसित किया जाता है। और तथ्य कौन से? कि बच्चे भारी वातावरण में गया तो तथ्य क्या थे, उसने क्या चीज देखी, क्या नहीं देखी, उसने अपने अंदर क्या बिठाया, तो ये सारी चीज आती है। तथ्य का ये तो शब्द जो अपन बोलते हैं, उच्चारण सिखाते हैं, भाषा प्रयोग क्या है, भाषा कैसे है, कैसे बोला जाता है, किन शब्दों को बोला जाता है, कौन से शब्द अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, तो सारी चीजों को शब्द हो गए उसमें। अब नियम में नियम क्या होते हैं? कि नियमों का मतलब क्या है? जैसे बच्चे को सरल से कठिन की ओर बनाते हैं ना, कि कैसे नियम है, मतलब सरल से कठिन हो गया, संश्लेषण विश्लेषण हो गया, स्थूल से सूक्ष्म हो गया, मतलब हर क्रिया को छोटी चीज से जोड़कर बड़ी चीज पे ले जाना या फिर सरल से कठिन पे ले जाना। हर चीज का स्तर उसको धीरे धीरे धीरे, अपन पढ़ाई भी करते हैं तो पहले छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और अपने ज्ञान का स्तर उससे क्या बढ़ता जाता है, क्योंकि वो उससे जुड़ता हुआ जाता है। यानी जुड़ता हुआ ज्ञान जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा तो वो बढ़ता ही जाएगा, तो वो होता है नियम। यानी किसी भी बच्चे को इस तरीके से सिखाना, उसको छात्रों को ऐसे बताना जिससे कि वो याद रख सके, एक से दूसरी चीज को समझाना। और सिद्धांत अपन के, सिद्धांत तो अपने कई पढ़े हुए हैं, सारे सहयोग का सिद्धांत, क्रियाशीलता का है, स्वाधीनता, कई सिद्धांत है अपन के, तो बहुत सारे समायोजन वगैरह सारे सिद्धांत है, पढ़ो 22-23 सिद्धांत है अपने। तो वो सिद्धांत के माध्यम से, सिद्धांत क्योंकि व्यक्ति के सिद्धांत, हर व्यक्ति जितने भी वैसे भी व्यक्ति हो, सभी के अपने अपने सिद्धांत होते हैं कि मैं इस प्रकार से इसको काम को करूंगा, तो हर चीज का तरीका अपना अपना होता है, सभी के अपने सिद्धांत होते हैं। तो उसके माध्यम से क्या किया जाता है? ज्ञान को बच्चे के मस्तिष्क में बिठाया जाता है और स्थापित किया जाता है। तो उससे क्या होता है? विकसित हो जाएगा तो बच्चे का ज्ञान का स्तर अपने आप बढ़ जाएगा। और जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति है, अगर उसमें ज्ञान सही होगा तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छे से कर लेगा, क्योंकि ज्ञान ही वो है जिससे कि अपन आगे उसको बढ़ सकते हैं। और छात्र हेतु परंपराओं, वर्गीकरण, मानदंडों के नियमों तथा सिद्धांतों के प्रत्यास्मरण तथा विज्ञान के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। मतलब बच्चे का ज्ञान का स्तर बढ़ाना है तो उसमें परंपराओं का, जो परंपराएं हैं अपन की चलती आ रही हैं कई समय से, कई परंपराएं हैं, जैसे कि कई व्यक्तियों का ये पुराने जमाने की परंपरा कहते हैं ना, परंपराएं चली आ रही है, जैसे कि शादी एक क्या है, शादी करना है बच्चों की, ये सारी चीजें होती है ना। बड़े बूढ़े कहते थे नहीं शादी के बिना ये नहीं है, वो नहीं है, कि क्यों करना है कहते, तो ये परंपराएं है। और परंपरा कैसे दिन चली आ रही है, कई परंपराएं पुरानी अपन जानते हैं कि क्या है, ध्यान मानना, ये सारी चीज करना, संस्कृति से जुड़ना और वेशभूषा वगैरह सभी क्या है, वो सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से आगे वर्गीकरण, यानी किसी भी चीज का हिस्से बांटना, वर्गीकरण करना, तो समझाना कि अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीज उस स्तर को दिमाग में बिठाना कि शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है। मानदंडों के नियमों का सिद्धांत के प्रत्याशंता अभिज्ञान के लिए परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। मतलब जब तक परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी, जब तक उन्हें ज्ञान नहीं बढ़ेगा, बच्चा सीखने के लिए तत्पर भी नहीं होगा। इसलिए सारी चीज सिखाना बहुत जरूरी होता है, बच्चे को हर चीज के हर तथ्य को समझाना, नियमों को बताना, सिद्धांत का, इससे क्या होता है? ज्ञान का लेवल बढ़ता है और बच्चा अच्छे से सीखता है। तो ज्ञान के पक्ष में ये पहला पॉइंट था ज्ञान। अब अपन देखते हैं अगला पॉइंट, तो आप इसको नोट करते जाना, और मैंने समझा दिया, इसको नोट करते जाओ जिससे कि आपके पास एक वो बन जाए, आपके नोट्स बन जाएंगे, जिससे आपको कभी समस्या नहीं आएगी इस वजह से। तो आप इसको देख लो, अभी मैं इसके आगे का पॉइंट और देखती हूँ। इसी प्रकार से अपन ये तीन अपने ले लिए हैं, ज्ञान, बोध और प्रयोग। अब ज्ञान, बोध, प्रयोग, ज्ञान तो अपन के लिए समझ रहे हैं कि ज्ञान का पक्ष है तो वो मानसिक है, अपन को मालूम है। तो इसमें अपन का ज्ञान का हो गया, इसका जो मुख्य जो बिंदु है कि इस तरह के जो है प्रयोग किया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्य में ज्ञान पक्ष का होना कितना आवश्यक है, तो उसकी भी 3 स्तर है। तो इसमें क्या क्या चीज आएगी? विशिष्ट तथ्यों, शब्दों का ज्ञान,
के माध्यम से कैसे करेंगे? बोध के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। जिस पाठ्य वस्तु में शब्द, तथ्य, उपाय, साधन, नियम तथा सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त किया जाए, मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, उनका कैसे व्याख्या करनी है, उनका उद्देश्य क्या होंगे, तो ये सारी चीजों का करना वो होता है बोध। बच्चे में उल्लेख करना, व्याख्या करना, ये चीज समझाना। तो इसमें जैसे कि पहला पॉइंट है तथ्यों, शब्दों, नियमों, साधनों तथा सिद्धांतों के अनुवाद करके अपने शब्दों में व्यक्त करना। मतलब कोई भी चीज है, बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको उसकी भाषा में उसको समझाना। जो उदाहरणों के माध्यम से समझा देते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती, उदाहरण दे देते हैं तो बच्चा जल्दी समझ जाता है। तो किसी भी साधन, शब्द, नियम कुछ भी हो, उसके माध्यम से अनुवाद करके बच्चों को समझाया जा सकता है। तो ये सारी चीज इसमें आ जाती है कि बोध कैसे करना है, बच्चे में समझ विकसित कैसे करनी है, वो तर्क करने की क्षमता आ जाए, उसको विचारने की क्षमता आ जाए। तो ये चीज कैसे करेंगे कि बच्चों को उसके शब्दों में अनुवाद करके अपने शब्दों में व्यक्त करना। जैसे इंग्लिश का शब्द है, बच्चा बस सीख रहा है, जैसे एप्पल का मतलब बताना है तो फिर उसका सेब। अब सेब को कैसे नहीं समझ रहा है तो उसको दिखा देंगे, उसकी पहचान करा देंगे कि ये चीज है। तो ऐसे अपने अनुवाद में अपनी भाषा में बच्चों को समझा देना तो होता है इसमें बोध। और अगला है का पाठ्य वस्तु की व्याख्या करना। जो भी चीज है, जैसे अनुवाद, व्याख्या करना, अनुवाद अलग हो गया, व्याख्या करना मतलब उसकी समझाना। कोई भी चीज होती है उसको अच्छे से उसको खोल के बताना। जैसे कोई भी चीज की व्याख्या करनी है, कोई एक टॉपिक दे दिया, उसको पूरा अच्छे से समझा दो देर से, तो बच्चा समझ जाएगा। जैसे कि अगर अभी वो बता रही थी पानी, पानी में समझा रहा है तो पानी की सारी चीज बताओ, तो बच्चा कैसे समझ जाएगा? अपना समझ जाएगा। तो वो क्या हो जाती है? व्याख्या हो जाती है। क्यों? एक चीज है पानी है, लेकिन उसकी कितनी चीज है, उसके कितने रूप है, किस किस प्रकार से काम आते हैं, तो ये सारी चीज है। इसी प्रकार से पाठ्य वस्तु का उल्लेख करना, उल्लेख करना या गणना करना, ये चीज कह सकते हैं कि जो बाहरी चीज है, पेड़ पौधे सब किससे है, तो इसको अपन समझा सकते हैं, तो उल्लेख हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया समझ, यानी ज्ञान, ज्ञान से ही बोध होता है। बोध अगर ज्ञान नहीं है तो बोध नहीं हो सकता, यानी ज्ञान है तभी उसको समझ किसी को। अगला आया उनका प्रयोग। अब ज्ञान, बोध और प्रयोग, जब ये दोनों चीज आएगी तो तीसरा प्रयोग कर पाएगा, नहीं तो ये दोनों चीज नहीं है तो बच्चा नहीं कर सकता। ज्ञान के बिना बोध अधूरा है, बोध के बिना प्रयोग, यानी दोनों के प्रयोग, क्योंकि ज्ञान तो मेन चीज है जो व्यक्ति को होना चाहिए। इस प्रकार प्रयोग में ये नियमों, सिद्धांतों में स्रोत साधनों का सामान्यीकरण करना। प्रयोग क्या है? किसी भी चीज को कई टुकड़ों में बांटना और उसको बांटने के बाद भी उसका रिजल्ट एक ही निकले तो वो होता है प्रयोग। यानी नियम, सिद्धांत, स्रोत साधन का सामान्यीकरण करना, तो उन सबों को एक वो करके उनका एक बनाना, मतलब जितनी भी चीज है सभी को वो करके दिखा के समझा के मतलब ज्ञान हो सके, तो फिर क्या लगेगा? प्रयोग। तो उसमें प्रयोग जो होते हैं उसमें नियम, सिद्धांत सारी चीज लागू होती है। क्योंकि प्रयोग कब किया जाता है कि जब प्रयोग इंसान कर रहा है तो जो उसका जो रिजल्ट है वो बार बार करने में वही रिजल्ट आए, उसमें कोई अंतर ना आए, तो वही होता है प्रयोग। और दूसरा है विषय वस्तु संबंधी न्यूनताओं को जानने के लिए निदान करना। जो भी विषय वस्तु है उनके पास शैक्षिक उद्देश्य अपन पढ़ रहे हैं गुरु के द्वारा, तो विषय वस्तु संबंधी जो भी छोटी छोटी चीज है, कई चीज ऐसी होती है नहीं समझ में आती है, कोई बड़ी चीज बच्चा जल्दी समझ जाता है, छोटी चीज को नहीं समझ पाता है, तो उनको समस्या को समझाना किसके माध्यम से? प्रयोग के माध्यम से। जैसे कि बच्चे ने अपन ने जिस चीज समझाई, जैसे बालक ने कभी क्या नहीं पहाड़ नहीं देखे, अब पहाड़ नहीं देखे अपन पहाड़ को क्या बनाएंगे? डायग्राम बना लेंगे। पहाड़ कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े हमारे टेढ़े जो होते हैं वो पहाड़ होते हैं। अपन ऐसे बच्चे को समझा देंगे कि पहाड़ है। अब बच्चा यूट्यूब डालने के लिए निदान करना चाहेगा विषय वस्तु संबंधी। अब ये पहाड़ बच्चे ने नहीं देखा, अगर ज्योग्राफी में आप पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अपन उसको कैसे बताएंगे? एक डायग्राम बना देंगे, है ना, या कलर भर के या मॉडल बना के साइड में प्रयोग करके अपन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि बालक अपने आप इन चीजों को समझ जाएगा कि हाँ इन चीजों को देखा नहीं है लेकिन वो समझ जाएगा कि हाँ ऐसी चीज ये होती है। इसी प्रकार से अगला है विषय वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना। तो विषय वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग कैसे करेगा वो? जैसे किसी का संबंध किसी से जोड़ के, जैसे कि पानी, पानी के टुकड़े किस किस चीज से मिले होते हैं, क्या क्या चीज होती है पानी में, क्या होता है, टुकड़े करके प्रयोग के माध्यम से बता देंगे। तो प्रयोग करना, और उसका प्रयोग कोई परिस्थिति में कर सके तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा, समझ आ जाएगी, तो प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार से ज्ञान पक्ष के तीन हो गए, ज्ञान, बोध, प्रयोग। ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब इसके बाद 3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। तो तीनों हो गए ज्ञान, बोध और प्रयोग। इनको आप नोट करते जाइए तो ये आपके काम आते रहेंगे। इसी प्रकार से अपन के वो 3 हो गए, ज्ञान, बोध, प्रयोग हो गए। इसी प्रकार से अपन का चौथा जो पॉइंट है वो है विश्लेषण। अब विश्लेषण क्या होता है? अब ये विश्लेषण किससे बना है?
विश्लेषण कब होगा? जब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, बोध आ जाएगा और प्रयोग आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज जब इसके अंदर आएगी, जब वो क्या कर पाएगा बालक विद्यार्थी, इसका विश्लेषण कर पाएगा, क्योंकि इसमें ज्ञान, बोध और प्रयोग तीनों होना जरूरी है। अगर ये तीनों चीज बच्चा नहीं समझ पाएगा तो विश्लेषण वो किसी चीज का नहीं कर पाएगा, क्योंकि विश्लेषण करने के लिए उसमें ज्ञान, बोध और प्रयोग तीनों चीज उसने की हो, ज्ञान हो उसके पास, समझ हो उसके पास, और उसने जो भी चीज की है उसका प्रयोग कर सके, यानी इसके तथ्य, सूचनाएं, जो भी तत्व वगैरह सबको अलग अलग कर सके, उनकी विशेषताएं बता सके। क्यों विश्लेषण करना यही तो होता है, किसी भी चीज को विश्लेषण कैसे विश्लेषण करेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या थी, उसमें लाभ क्या थे, उसकी हानियां क्या थी, उसका मतलब क्या था, ये सारी चीज निकालते हैं तो उसका विश्लेषण होता है। तो इसलिए बालक में, विद्यार्थी में तीनों चीजों का होना जरूरी है, ज्ञान, बोध, प्रयोग के बाद ही विश्लेषण है। तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य है, जो शैक्षिक उद्देश्य है, उसमें इसके स्तर पे मतलब विश्लेषण कैसे किया जाए, कैसे नहीं हो, तो इसमें ये चीज है कि विषय वस्तु संबंधी तत्वों का विश्लेषण करना। जो विषय वस्तु से संबंध रखते हैं, विषय वस्तु से संबंधित है, उसका क्या करना है, उसमें विश्लेषण बताना है। विषय वस्तु से संबंधित तत्वों का विश्लेषण करना है। जो विषय वस्तु से संबंधित चीजें हैं, क्या विषय वस्तु में क्या क्या चीज आती है, तो ये चीज वाला विषय वस्तु अगर आपको कंप्लीट करनी है तो उसमें कई जो जो प्रयोग में ली हुई चीजें हैं उनको बताना होगा, साहित्य सामग्री देखनी होगी, विधि प्रविधि देखनी होगी, और किन तत्वों का प्रयोग करा जाता है, इसमें क्या चाहिए, क्या क्लासरूम व्यवस्था कैसी है, ये सारी चीज विषय तत्व जो है उन सब चीजों को लाना पड़ेगा। कोई बच्चे को किसी भी चीज की विशेषता या विश्लेषण करना है, उसको विस्तार से बताना है, तो उसमें विषय वस्तु तत्वों का विश्लेषण करना पड़ेगा। इसका दूसरा है विषय वस्तु संबंधी संबंधों का विश्लेषण करना, यानी विषय वस्तु से जो जो चीज संबंध रखती है, जो जो चीजों का संबंध है, उन सब चीजों का संश्लेषण, विश्लेषण करना। तो विश्लेषण कैसे करेंगे, विषय वस्तु संबंधी संबंध कौन कौन से हैं, यानी विषय वस्तु आपको पढ़नी है, उसको देखना है, तो कौन कौन चीज होगी। कई ऐसे प्रकार होते हैं, कई प्रयोग होते हैं, काफी चीजें होती है। अब विषय वस्तु पढ़नी है तो उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आए, कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको अलग करने पर, उनका प्रयोग करने पर समझ में आते हैं, कई किसी और के माध्यम से आते हैं, हर माध्यम हो सकता है, कुछ होता है, लेकिन संबंधों का विश्लेषण करना कि ये विषय किसी का अपन को अर्थशास्त्र से नागरिक शास्त्र जोड़ना है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं ऐसे इसमें कितने 6-7 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल होती है, लेकिन ये सारी चीज क्या एक दूसरे से संबंधित होती है। तो विषय वस्तु को एक दूसरे से अपन कहते हैं ना अंतर, इसमें क्या अंतर है, कहते हैं समानार्थी है, लेकिन फिर भी ऐसा है और वो है। तो उसमें हम देखते हैं कई सब्जेक्ट एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि एक से दूसरे का वो विकास हुआ है, इसमें से ये निकला हुआ है। तो ऐसा पढ़ने पढ़े हैं तो सारी चीज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो विषय वस्तु में संबंधों को बताना कि कैसे संबंधित है, कैसे नहीं है, तो ये सारी चीज इसमें विश्लेषण में आती है। इसका तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु का व्यवस्थित सिद्धांत रूप में विश्लेषण करना। और अगर विश्लेषण का सिद्धांत पर इसके संबंधों को कर रहे हैं तो उसको डिटेल वाइज लिखना, कैसे व्यवस्थित करेंगे कि ये हो जाए, क्योंकि किसी भी जैसे कि अपन सोचते हैं, जैसे अपन कोई चीज व्यवस्थित कर रहे हैं, किसी को जैसे कि अपन को लिखना है पाठ के, मतलब जैसे स्टार्टिंग को ना पढ़ के अपन पीछे का पढ़ लें तो वो अपन को समझ में आएगा नहीं आएगा कि उसके बीच में क्या था, उसके आगे क्या था, नहीं पता होता। इसलिए कहते हैं स्टार्टिंग से अपने पढ़ा और उसको लास्ट अंतिम यानी शुरू से लास्ट देखना। तो इसलिए इसमें यही है कि विषय वस्तु को व्यवस्थित इसलिए की जाती है, व्यवस्थित नहीं होगी तो बालक उस चीज को नहीं समझ पाएगा, ना शैक्षिक उद्देश्य तक पूछ पाएगा, ना विश्लेषण कर पाएगा किसी भी चीज का। तो इसके ये 3 पॉइंट हो गए मेरे विश्लेषण की। इससे पहले ज्ञान, बोध, प्रयोग है, और ये चौथा था विश्लेषण। और विश्लेषण के 3 पॉइंट है। इस विश्लेषण के अंदर विषय वस्तु संबंधों का विश्लेषण करना, विषय वस्तु संबंधी संबंधों का विश्लेषण करना, और विषय वस्तु का व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना। जो इसके सिद्धांत है किस प्रकार से करना है, सरल से कठिन की तरफ करना है या फिर कठिन से सरल की तरफ करना है, कैसे व्यवस्थित करना है, तो ये तरीका विषय वस्तु का अपना होता है और उसमें कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला संश्लेषण। अब संश्लेषण में क्या है, संश्लेषण में क्यों जरूरी है। अगर संश्लेषण ये है जब बच्चे में सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना है तो संश्लेषण जरूरी है, क्योंकि सृजनात्मक क्षमताओं का विकास संश्लेषण के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि जो सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है वो उसी के माध्यम से होता है। इस उद्देश्य में ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण ये चारों ही अंतर्निहित होते हैं, क्योंकि संश्लेषण में छात्रों को अनेक स्रोत तत्वों को निकालना होता है ना, जैसे विभिन्न तत्वों को मिलाकर एक नया स्वरूप तैयार करना, जैसे कि विभिन्न स्वरूप को मिलाना। विभिन्न स्वरूप होते हैं, कई चीजों के कई स्वरूप होते हैं, जब जाके एक चीज बनती है। तो विभिन्न स्वरूपों को तैयार करते हैं, पुराने स्वरूप लिए उससे एक नई चीज तैयार करना। जैसे कि अपन बालक को कहते हैं, जैसे हम किसी
किसी को कहानी कविता सुना दी, अब उसमें से कहानी कविता कहते हैं इसमें से एक नई कहानी और बनाओ कि कहानी के अंदर से कहानी निकालो, तो वो क्या होगा, उसका नया स्वरूप होगा। तो इसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है और क्या होता है, विचार विधियां प्रविधियां सारी चीजों को शामिल करके एक वो निकाला जाए। जैसे कि बच्चे को अपन ने कहा एक कहानी सुनाई, तो उसमें अपन ने सिखाया शेर था चूहा था, तो अपन बालक को ये सुन लिया, उसने देख लिया, अब उससे कहेंगे कि इनको चित्र के रूप में प्रदर्शित करो, चित्र बनाओ इनके, तो वो सारी चीज क्या है, मतलब विभिन्न तत्वों से उसको नए उसमें जोड़ना, तो वो होता है संश्लेषण। तथ्य विधि प्रविधि सबका प्रयोग एक साथ करना, उसमें उनको शामिल करना और उन चीजों से एक नई चीज तैयार करना। संश्लेषण होता है ना, जैसे अणु अणु मिलके क्या बनेंगे, परमाणु बनेंगे, जैसे अपन साइंस में आपने पढ़ा है। तो इसमें यही चीज है कि कई तत्वों का संश्लेषण में संप्रेषण उत्पन्न करना, यानी विभिन्न तत्वों के संश्लेषण में संप्रेषण उत्पन्न करना। तत्व है कि नमक को पानी में घोला तो घुलनशील है, शक्कर को घोला तो शक्कर घुलनशील है, ऐसे करके तत्व बनाना, तो नई चीज बनाना कि कई पुरानी चीजों को जोड़कर एक नई चीज का उत्पन्न करना होता है संश्लेषण। विभिन्न तत्वों के संश्लेषण में संप्रेषण उत्पन्न करना, यानी इससे क्या होगा, बच्चों की सृजनात्मक जो विकास है वो होता है किससे, संश्लेषण से। सृजनात्मकता कब आती है, जब बच्चा खुद करता है, सीखता है। जैसे कि अपन कई कहते हैं कि कई बच्चे होते हैं जो बोतलों से कुछ चीज बना देते हैं, कई किसी मतलब वेस्ट मटेरियल से कई अच्छी सी चीजें बना लेते हैं, तो वो सब होता है, ये चीज होती है संश्लेषण होता है, कि तत्वों को जोड़कर एक नया तत्व बनाना। तो विभिन्न तत्वों के संश्लेषण में संप्रेषण उत्पन्न करना। दूसरा है तत्वों के संश्लेषण की नवीन योजना प्रस्तावित करना, जो तत्व है उनसे नई चीज का वो बनाना, मतलब नवीन हम बात कर रहे थे इस चीज पे कि नया प्रारूप तैयार करना, नया रूप देना, तो ये होता है तत्वों के संश्लेषण नवीन योजना प्रस्तावित करना, मतलब उन तत्वों से तुमने क्या किया क्या नहीं किया, पुराने तत्व जोड़े, कैसे तत्व जोड़े, कौन कौन से तत्व जोड़े, जिससे कि तुम्हारी ये चीज योजना तैयार हुई और नया रूप इसमें आया, और उससे क्या हुआ, सृजनात्मक विकास। और सृजनात्मक विकास होगा तो शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति आराम से हो सकती है, आसानी होगी और समझने में आसानी होगी। इसी प्रकार से तीसरा जो पॉइंट है, तत्वों के अमूर्त संबंधों का अवलोकन करना। जो तत्व थे जो दिखाई नहीं देती जो चीजें, अमूर्त संबंधों का अवलोकन करना, मतलब जैसे हम पानी में नमक घोल दिया तो पानी दिख रहा है लेकिन नमक नहीं दिखता है, वो कब पता लगेगा, जब हम उसको स्वाद चखेंगे तो पता लगेगा ना नमकीन है या मीठा है या कैसा है। तो तत्वों के अमूर्त संबंधों का अवलोकन करना, मतलब अवलोकन किस प्रकार से किया जाए, उसके रूप को कैसे पता लगाया जाए, कैसे, तो तत्वों को जो दिखाई नहीं देते हैं उन संबंधों को देखना, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उन चीजों को देखना ही अवलोकन करना होता है। अवलोकन का मतलब यही है किसी चीज को देखना, स्वयं जाकर आंखों के सामने जो देखी जाती है वो अवलोकन होता है। अवलोकन करना, निरीक्षण करना, ये सारी चीज होती है ना, वो अवलोकन होता है। इसी प्रकार से हमारा अगला है मूल्यांकन, क्योंकि मालूम है मूल्यांकन तो लास्ट सभी का होता है, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मूल्यांकन तो सभी चीजों का होता है, और मूल्यांकन स्वयं का भी इंसान को करना चाहिए कि हमने कैसा किया कैसा नहीं किया, तो ये अगला इसका है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में क्या है कि ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम और अत्यधिक उच्च उद्देश्य माना जाता है, मतलब ज्ञानात्मक पक्ष का जो ये है तो ये पक्ष अंतिम है और अत्यधिक उच्च उद्देश्य माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, नियमों सिद्धांतों तथ्यों संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, क्योंकि जो मन का होता है, जो लास्ट का जो है पाठ्य वस्तु की दृष्टि से देखें तो मूल्यांकन का उद्देश्य भी क्रियाओं में दो स्तर होते हैं। मतलब मूल्यांकन क्या होता है, किसी की अच्छाई बुराई आलोचना सारी चीज मूल्यांकन में आती है। उसकी अच्छाई निकालनी है तो मूल्यांकन करके तभी तो पता लगेगा अच्छाई है, बुराई निकालनी है तो मूल्यांकन करना पड़ेगा, और उसके बाहरी मानदंड है, इसमें दे रखा है आंतरिक साक्ष्यों का पता लगाना है, सब किससे निकलेगा, मूल्यांकन से। किसी की भी अच्छाई बुराई आलोचना वगैरह सब कुछ भी करनी है, आलोचनात्मक भी कहा जाता है इसको, है ना। तो मालूम है मूल्यांकन क्या है, आलोचना करना ही तो होता है कि सबों की सारी चीज अंदर से कितना जाना कितना जाना, एक अच्छा चीज होती है मूल्यांकन। इससे व्यक्ति को अपनी अच्छाई बुराई सभी का ज्ञान हो जाता है, इसलिए कहते हैं कभी खुद का भी इंसान को स्वयं का भी मूल्यांकन करना चाहिए। इसी प्रकार से पहला है आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर मूल्य निर्धारण। जो आंतरिक साक्ष्य के आधार पर मतलब व्यक्ति के विभाग में कितना परिवर्तन हुआ, उसने क्या सीखा, तो उसको सामने उसको प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए, क्योंकि उद्देश्यों के शैक्षिक उद्देश्य पढ़ रहे हैं, उनके ज्ञानात्मक पक्ष है, तो इसमें यही है कि बालक के आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर मूल्य निर्धारण, कि बच्चे की आयु कितनी है, क्षमता कितनी है, ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, उसके प्रत्याश स्मरण करने की कितनी क्षमता है, ये सारी चीज देख के उसका मूल्य निर्धारण करना। इसी प्रकार से दूसरा है बाह्य मानदंडों के आधार पर मूल्य निर्धारण, जो उसके बाहरी मानदंड है, क्योंकि मूल्यांकन है तो उसमें आंतरिक बाहरी दोनों ही मूल्यांकन किए जाते हैं। अगर व्यक्ति का टेस्ट लेना है तो उसको दोनों, जैसे अपन कैसे लेते हैं,
जैसे कि अगर उसका जो फिजिकल उसका लेना है, क्रियाओं का लेना है, तो उसको अपन गेम्स वगैरह कराएंगे, उसमें उसका प्रदर्शन देखेंगे तो उसे पता लग जाएगा। आंतरिक उसके अंदर से अपन जैसे अपने जो पढ़ाया है उस ज्ञान का पता लगाना है, तो अपन क्या क्या क्वेश्चन दे देंगे, जो पढ़ाया हुआ है उसको उससे पूछेंगे और पूछ के ले सकते हैं अपन, उससे प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। और कई बच्चे बोलने में असमर्थ होते हैं, वो जो चीज़ उनको आती है वो नहीं बोल सकते, तो उनसे अपन लिखवा के करवा सकते हैं, तो लिखने से पता लग जाएगा। तो अपन दोनों प्रकार का मूल्यांकन कर सकते हैं, आंतरिक भी और बाह्य भी। तो इसलिए ये है मूल्यांकन, इसमें आलोचनात्मक है, ये सही गलत का पता लगाया जाता है, हर चीज का मतलब मूल्यांकन किया जा सकता है। और शैक्षिक उद्देश्य में मूल्यांकन का ये है कि अगर कितनी उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, विभाग में कितना परिवर्तन हुआ, बालक ने कितना सीखा, तो मूल्यांकन के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से अपन के 6 जो उद्देश्य थे उसके ब्लूम के, अपन ने 6 उद्देश्यों को समझ लिया है। और जहाँ तक है आपको ये 6 उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से एक बार अपन और देख लेते हैं कि ये तो थे अपन के वो, मतलब ये था ज्ञान, बोध और प्रयोग। तो अपन के ये 6 स्तर हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 में बताया ना ज्ञान क्या है, वो ज्ञान के बिना बोध अधूरा, बोध के बिना प्रयोग, प्रयोग के बिना विश्लेषण, संदेश, सब एक दूसरे जुड़े हुए, लेकिन जो अंतिम है वो मूल्यांकन है। हर चीज का अंतिम मूल्यांकन ही होता है। तो मतलब यही है, अगर व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, ज्ञानात्मक पक्ष सबसे पहला पक्ष है, उच्च पक्ष है कि ज्ञान के बिना सब असमर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति के ज्ञान से ही स्टार्टिंग होती है। अगर वो कुछ भी करना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, तो वो कहाँ से, ज्ञान से। यानी मस्तिष्क मैन है, इसे मालूम है, क्यों ज्ञानात्मक पक्ष मस्तिष्क से ही चलता है, मस्तिष्क क्रियाओं से चलता है। व्यक्ति जो क्रियाएं करता है, कुछ भी करता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, वो सारी चीज उसके मस्तिष्क में जाती है। और मस्तिष्क में जाती है, उसके बाद व्यक्ति क्रियाएं करता है, बिना मस्तिष्क में जाए वो क्रियाएं नहीं कर सकता। तो क्रियाएं करेगा, क्रिया करेगा, तो क्रिया में कई चीजें, तथ्य है, सूचनाएं, सब चीज जुड़ जाती है। मतलब जितना भी वातावरण में, परिवार में, माहौल में जिसमें रह रहा है विद्यार्थी, जहाँ पे भी रहता है, उसकी बहुत सारी चीज उसके अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से अपन ये सारे 6 पॉइंट अपन ने समझे हैं। 6 पॉइंट में यही था कि ज्ञान पक्ष में सारी चीज किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, किन तत्वों का समावेश है, इसमें अमूर्त तत्व भी होते हैं, मूर्त तत्व भी होते हैं, तो इनमें बच्चों को संबंध बताना, उनकी विशेषताएं बताना, उनकी लाभ हानियां बताना, उनके जीवन में क्या काम आते हैं, हमारे जीवन में काम आएगा नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें विद्यार्थी सीख लेता है सारे स्तरों से, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इस प्रकार से अगर ये सारी चीज एक विद्यार्थी में होगी, तो वो एक अपने उद्देश्य की प्राप्ति बहुत जल्दी कर सकता है, उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज सब चीजों पे पहुंचता जाता है। क्योंकि एक छोटे बालक से अपन लगाते हैं, 5 साल का बालक है, 3 साल का बालक है, तो उसको पहले स्टार्टिंग में यही सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है, बच्चे को ये बताया जाता है कि स्टार्टिंग में उसको डायरेक्ट आ बनाना नहीं बताया जाता है कि डायरेक्ट आ बनाओ, बच्चों को बताया जाता है, नहीं बताया जाता। उसको पहले पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे, तो उसमें उसको कहेंगे टेढ़ी रेखा खींचो, आड़ी रेखा खींचो, फिर ऐसे खींचो, फिर उसको जो टेढ़े मेढ़े शब्द ऐसे डिजाइन बनाने को देंगे, ऐसे बनाओ, इसको सीधा करो, इसको ऐसा करो। तो बच्चा धीरे धीरे आड़ी टेढ़ी रेखाओं से, डिजाइन से ऐसे करके सिखाते हैं। कोई कहते हैं ऐसे बना दो, फिर ऐसे बना दो, सिखाते क्यों सिखाते हैं कि जिससे उसके ज्ञान का लेवल बन जाए, वो आयु के स्तर से सीखे कि पहले ये रेखाएं खींचना सीख जाएगा, आड़ी टेढ़ी रेखाएं सीख जाएगा, तो फिर वो अपने आप ही धीरे धीरे करके शब्द बनाना सीख जाता है। तो ये होता है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जब धीरे धीरे वो सीख जाएगा, वो पता लग जाएगा ये ऐसे चलेगी, उधर ऐसे चलेगा, तो धीरे धीरे वो शब्द बनाना सीख जाता है। शब्द बनाना सीख जाएगा तो उसको ज्ञान का स्तर और उसकी समझ हो जाती है। इन चीजों को अगर अपन सारी छोटी छोटी क्रियाओं से जोड़े, तो ये सारे 6 के 6 जो पॉइंट थे ब्लूम के ज्ञानात्मक के, तो ये सारे अपन के दिमाग में अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, और अपन को इस पर याद करने की जरूरत नहीं है, फट से पता लग जाएगा कि हाँ ज्ञान क्या था, बोध क्या था और प्रयोग क्या था। सारी चीज मेरे पॉइंट 6 के 6 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाती है। इनके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, क्या चीज होती है, इनके स्तर कैसे हैं, ये सारी चीज आपको समझाती है। इसी प्रकार से अपन कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन ज्ञानात्मक कर पढ़ेंगे, तो कल पढ़ेंगे अपन भावात्मक पक्ष। वो था क्रोध बोल का, लेकिन ब्लूम के ही सहयोगी है, इन सब ने ही मिलकर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, तो अपन उसको कल अपन भावात्मक पक्ष का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से अपन सारी चीजों को समझ चुके हैं। कल हमने पूरा डायग्राम बनाया था तीनों चीजों का, तीनों पक्षों का। इसके बाद मैंने यही कहा था कि मैं आपको इनको पूरे क्लियर करके आपको ये एक एक टॉपिक समझाऊंगी, और उम्मीद करती हूँ आपसे आप इनको समझ में आपको आ गया होगा।
बस ये याद करना है कि पक्ष किसके हैं, ब्लूम के, और आप ये सारी चीजों को समझ चुके हैं। क्योंकि जो इसमें ये सारी चीज क्यों है, क्योंकि अगर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो ये सारी चीजों को अपन को, सारे तत्वों को पढ़ना पड़ेगा, इन स्तरों को अपने अंदर शामिल करना पड़ेगा, तभी जाके अपन एक, कहते हैं ना, ऐसी कसौटी का प्रयोग करना पड़ता है जो समाज द्वारा प्रदत्त है। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन के लिए। तो ये सारी क्रियाएं इंसान व्यक्ति जब ही करेगा जब उसको कुछ करना है, सीखना है, सारी क्रियाएं करनी है, तो जब ही सीखेगा। तो इसलिए अपन का आज ज्ञानात्मक जो पक्ष था ब्लूम का, ये ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष अपन का आज कंप्लीट हो चुका है। कौन सा पक्ष? ज्ञानात्मक। आज अपन इस पक्ष को क्लियर पढ़ लिया है, क्लियर हो गया। उसकी सन थी 1956 और अपन क्लियर पूरा डिटेल से इसको देख चुके हैं, ठीक है, अध्ययन कर चुके हैं। और अपन कल अपन भावात्मक पक्ष का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, टॉपिक यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके कह सकते हो। धन्यवाद।